नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। और प्रकाश के परावर्तन में हमने अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियां कर ली थी। अवतल दर्पण की स्थितियां करने के बाद देखिए इसमें कुछ मैंने कार्तीय चिन्ह प्रपाटी बताए थे कि किसका मतलब अवतल दर्पण की दूरी होंगी वो किस में आएंगी और उत्तल दर्पण की दूरी है वो किस में आएंगी। उसके बाद इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों की स्थितियों के बारे में बताया था, चिन्हों के बारे में बताया था, अवतल दर्पण की सभी स्थिति करा दी थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की स्थितियां। उत्तल दर्पण की स्थितियों के साथ ही इसमें पढ़ेंगे हम कि किस दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम आज इसी क्लास में कि दर्पण से संबंधित सवाल हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की दो स्थितियां हैं। दो स्थिति कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति तो यह है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ये किसकी स्थिति पढ़ रहे हैं हम? उत्तल दर्पण की। इससे पहले हमने अवतल दर्पण की स्थितियां पढ़ ली थी और इसके बाद पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण की। देखिए, पहली स्थिति कहाँ है? जब वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर। तो हम उत्तल दर्पण लिख लेंगे, काट लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? वही परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ये ध्रुव बना लिया हमने, ये पी हो गया। अब माने चलो वस्तु अनंत पर रखी है तो ये इसका फोकस हो गया, ये इसका 2f हो गया। इसे कर सकते हैं हम। वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत पर रखी हो तो उसकी क्या विशेषता होती है कि ये किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। इस प्रकार से गुजार देगा। ये भी किरणों को इसी प्रकार से गुजार देगा। अब बताओ, क्या ये किरणें कभी आगे मिल सकती हैं? क्या नहीं मिल सकती है ना? तो नहीं मिल सकते तो हम इस वाली स्थिति को इस दर्पण में इन स्थितियों को हम पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करेंगे। जब इनको हम पीछे मिलाएंगे तो ये एक बिंदु पर मिलेंगे जो होता है एक तरह से फोकस उत्तल दर्पण का, वहां पर ये काटेंगे। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है ना? दर्पण के पीछे कुछ भी हो सकते हैं, फोकस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा तो ये कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और स्थिति है उत्तल दर्पण की, वो भी देख लेते हैं। जब वस्तु F व जब वस्तु P व अनंत के मध्य हो। चलिए बना लेते हैं इसको भी। इसका मतलब यह है कि अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को कहीं भी रख दो। ठीक है ना? वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दो। जैसे मान चलो ये तो इसका F, ये हो गया इसका 2f, ये क्या हो गया इसका P। मान चलो मैंने वस्तु को यहां पर रख दिया। पहली विशेषता क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, किरणों को फैला देगा। ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे डॉट डॉट करके दर्शा देंगे। एक मिनट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी देखिए, पहली किरण तो हमने गुजार दी किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। तो उत्तल दर्पण एक किरणों को फैला देगा। दूसरी गुजार देंगे हम इसके उससे वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र है क्योंकि ये उत्तल दर्पण तो इसका वक्रता केंद्र इधर की तरफ होगा। जैसे ये फोकस हो गया इसका और ये क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र है 2f हो गया। अब जैसे इसको गुजार देंगे, इस प्रकार गुजार देंगे। ठीक है दोस्तों। वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। अब इनको पीछे मिलाएंगे हम। ये हो गया इसका फोकस। ये हो गया इसका 2f। वक्रता ये दोनों किरणें यहां पर मिल रही हैं, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और जहां पर किरणें मिलती हैं वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यही स्थिति रहेगी कि दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब होगा, और दर्पण के कहां बनेगा? पीछे बनेगा, आभासी होगा।
वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। दर्पण और कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये उत्तल दर्पण की दो स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण की दो स्थिति कौन कौन सी है, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर रखी हो, और जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत और पी के मध्य कहीं पर भी रखी हो। तो ये उत्तल दर्पण की दो स्थितियां। इससे पहले मैंने अवतल दर्पण की आपको 6 स्थितियां कराई थी, ठीक है। अब देखिए इन दो स्थितियों के बाद मैंने चिन्ह भी बताए थे। अब हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित प्रश्न, कि दर्पण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है और उनको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए, देखिए दर्पण से संबंधित जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको पहले चिन्ह पता होना चाहिए कि किस दर्पण में कौन से चिन्ह आएंगे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था कि चिन्ह कैसे आपको याद करने, निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से आपको बताए थे। उसके बाद आपको सूत्र पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और उसमें प्रत्येक का मतलब पता होना चाहिए कि जैसे फोकस को किससे दर्शाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाते हैं, बिंब दूरी को किससे दर्शाते हैं। उसके बाद उसमें आवर्धन भी पता होना चाहिए कि आवर्धन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम दर्पण सूत्र पढ़ते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र याद कर लेना आप इसको अच्छी तरीके से। तो पिछले वाला जो कोर्स था उसमें दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति दे रखी थी, लेकिन इस वाले कोर्स में दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं दे रखी है, आपको डायरेक्ट याद करना है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये तो होता है आपका दर्पण सूत्र, ठीक है ना। अब देखो इसमें f का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पर f का मतलब क्या है, f का मतलब है फोकस दूरी, v का मतलब क्या है, v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, और u का मतलब क्या है, u का मतलब है बिंब दूरी, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है -v/u या फिर h'/h, ठीक है। ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए कि आवर्धन के द्वारा हम प्रकृति ज्ञान करते हैं। m का मतलब यहाँ पर आवर्धन ही हो गया, v का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब हो गया बिंब दूरी। अच्छा h' और h के बारे में देख लेते हैं। h' तो होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होता है वो होता है बिंब की ऊंचाई। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं सूत्रों से संबंधित आपके सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, कि कोई भी ऐसे आपके दर्पण से संबंधित सवाल पूछ सकता है कि कोई 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दर्पण है, उसके सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी, आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें एक प्रश्न में पूछ सकता है जो एग्जामिनर होगा। उनसे संबंधित हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि देखो कैसे प्रश्न पूछ सकता है, हम उसको कैसे जवाब दे सकते हैं उस सवाल का। देखिए तो ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए पहले तो, कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र का मतलब क्या होता है कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रतिबिंब आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u बराबर h'/h। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि f का मतलब क्या है, फोकस दूरी है, v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, u का मतलब क्या है, बिंब दूरी, h' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम सवाल करते हैं कि सवाल किस प्रकार आएगा और उसका जवाब हम कैसे देंगे। देखिए चलिए, जैसे मैं सवाल लिख देता हूं, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। यदि इस
दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी एवं आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? ये सवाल दे रखा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन क्या होगा? ये चीजें हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये सवाल को आप तभी कर पाओगे जब आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पता होगा। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि आपको कार्तीय चिन्ह परपाटी, जो चिन्ह मैंने लिखाए थे आपको कि अवतल दर्पण की दूरियां सामान्यतः या अधिकतर किस में आएंगी और उत्तल दर्पण की दूरी किस में आएंगी, वो चिन्ह अगर आपको पता है तो आप इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखिए, सवाल को करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि हम सवाल में वो चीज लिखेंगे जो उसमें दे रखा है। सबसे पहले वही काम करेंगे। तो जैसे देखो, दिया हुआ है, क्या दे रखा है? दिया हुआ है, क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु का मतलब हो गया बिंब दूरी। तो क्या दे रखा है? u बराबर दे रखा है दोस्तों कितना? 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, बिंब दूरी हमेशा माइनस में आती है। बिंब दूरी किस में आएगी? हमेशा माइनस में। तो u बराबर हो गया जब माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब उसके बाद दे रखा है कि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकस दूरी का मतलब समझ गए आप, एफ है। अब चूंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की सभी दूरियां किस में आएंगी? माइनस में आएंगी। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो भी कितनी होगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? तो प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाते हैं हम? v से दर्शाते हैं। मतलब एक तो ये v पूछ रहा है, एवं आवर्धन का मतलब क्या पूछ रहा है? ये m भी पूछ रहा है। तो ये m भी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इतनी सारी चीजें आपने लिख ली तो आपका आधा सा सवाल सॉल्व हो गया। ये समझ लो कैसे कि आपको पता है कि सर ये चीज दे रखी है, हमको ये चीज ज्ञात करनी है। मतलब सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप सवाल को समझ गए ना कि सवाल में दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है, तो लगभग आपका 50% सवाल वहीं पर सॉल्व हो जाता है। कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता है कि सवाल में दे रखा क्या है और पूछ क्या रहा है, तो उसमें ही उलझे रहते हैं। तो सबसे पहले वो चीज लिखो पहले जो सवाल में दे रखी हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीज लिख ली हमने। अब हम क्या करेंगे? वही प्रोसेस करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f का मान कितना रखा है? f का मान कितना रखा है? माइनस चिन्ह जरूर लगाना है, -20 बराबर v का मान पूछ रहा है प्लस u का मान कितना रखा है? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, कोष्टक में लगाएंगे, माइनस का दे रखा है। तो अब पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। 1/-20 लिख लिया बराबर 1/v। अच्छा, ये प्लस है ये माइनस है, तो आप गुणा करोगे तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा। तो -1/30। ठीक है, अच्छा ये माइनस का चिन्ह है, माइनस की संख्या इधर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। 1/-20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब 20 और 30 का आप एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, भिन्न को सॉल्व कर लो। कितना एलसीएम आएगा? 60 आएगा। 20 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। चिन्ह है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लग लो। 30 का भाग 60 में जाएगा तो कितनी बार आएगा? 2 बार जाएगा बराबर 1/v लिख लो। -3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो किसके बचेंगे? माइनस का 1 बचेगा। बटे कितने हो गए? 60 हो गए बराबर 1/v लिख लिया। अब बताओ बज्र गुणा कर लो चाहे सीधी संख्या को पलट लो। ये 1/v है, 1 से 1 कट जाएगा, सीधी बात है। आप भाग दोगे तो 1 से 1 कट जाएगा। v बराबर कितना आएगा? सर v बराबर आएगा -60 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और देखो, मैंने अवतल दर्पण की एक चीज बताई थी कि अवतल दर्पण की सभी दूरी माइनस में आएंगी यदि वस्तु का मान फोकस से अधिक है। इस बात का भी ध्यान रखा, अवतल दर्पण की सभी दूरियां माइनस में आएंगी। कब आएंगी? यदि बिंब दूरी का मान फोकस दूरी के मान से अधिक है।
देखिए यहाँ पर फोकस दूरी का मान कितना है 20 और तो प्रतिबिंब दूरी का मान कितना है 30। तो बिंब दूरी का मान फोकस दूरी से अधिक है तो देखो ये भी माइनस हमने लिख लिया था, प्रतिबिंब दूरी ऑटोमेटिक माइनस में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज अच्छा प्रतिबिंब दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस वी अपॉन यू बराबर एच डैश अपॉन एच। अब देखिए इसमें कि एच डैश और एच का तो कोई उल्लेख है नहीं, इसमें v और u का उल्लेख दे रखा है तो हम इसी से कर लेंगे। माइनस का चिन्ह माइनस, v कितनी है माइनस के 60, u कितना निकल के आया था हमारा, u तो दे रखा था 20, 20 से 20 काट दिया, 20 का भाग 60 में जाएंगे तो कितनी बार जाएगा -3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसका क्या आ गया, आवर्धन आ गया। सॉरी बताओ इस प्रकार से अगर सवाल आएंगे तो आप कर लोगे कि नहीं करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक होकर के कमेंट में लिख करके इन सारी कोई भी चीज़ हो आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप नोट करना देखना चाहो इस सवाल को देख सकते हो, मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड दूंगा।